गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा। मुद्रा भारत में सबसे पहले श्रेणी संघ के द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मुद्रा का प्रचलन हुआ, मुद्रा का आगमन हुआ। उससे पहले जैसे हड़प्पा काल में मुद्रा नहीं थी, वैदिक काल में जैसे ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा नहीं थी। हाँ, हड़प्पा काल में मुहर थे लेकिन मुद्रा का नहीं था। एक प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसे मान लो पूछ लिया हड़प्पा काल में निम्न से क्या प्राप्त नहीं हुआ, उसमें जैसे आएगी 4 ऑप्शन आएंगे तो जिसमें मिलेगा सिक्के। ऐसा ही अगर ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में पूछा जाए तो उसमें सिक्कों की प्राप्ति नहीं होती। सबसे पहले सिक्कों की प्राप्ति, मुद्रा का आगमन श्रेणी संघ के द्वारा 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से सिक्के कहलाते हैं? आहत। आहत सिक्कों को पणे या कासार पणे भी कहते हैं। आहत सिक्कों को पण या कासारपण भी कहा जाता है। ये सिक्के सोना, चांदी, तांबे से मिलकर बने होते थे। आहत सिक्के मुख्य रूप से मध्य भारत से प्राप्त हुए। आहत सिक्के मुख्य रूप से मध्य भारत से प्राप्त हुए। आहत सिक्कों के बाद में जैसे मौर्य काल आता है। मौर्य काल में चांदी और तांबे 2 प्रकार के सिक्के चलन में थे। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को कासारपण कहा जाता था। कासारपण कहा जाता था। मौर्य काल में चांदी और तांबे के 2 प्रकार के सिक्के चलन में थे। चांदी के सिक्कों को कासारपण कहा जाता था। लेकिन मौर्य काल में मुद्रा या सिक्कों पर राजकीय नियंत्रण था। इसलिए जैसे सिक्कों को ढालने के लिए लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी था। सिक्कों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक अधिकारी था जिसे कहा जाता था रूप दर्शक कहा जाता था। मौर्य काल के बाद में आता है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद में आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में क्या हुआ? देखो, सबसे पहले तो सिक्कों पर शासक का नाम अंकित होने लगा। शासक की पहचान, मौर्योत्तर काल में सिक्कों पर शासक की पहचान दी जाने लगी। दूसरा क्या है? सिक्कों का निश्चित आकार प्रकार तय हुआ। सिक्कों का निश्चित आकार प्रकार तय हुआ। तीसरा था
मौर्योत्तर काल को मौद्रिक क्रांति का काल कहा जाने लगा। क्रांति का काल। मौर्योत्तर इस काल को जानने के लिए मुद्रा निर्णायक महत्व का स्रोत थी। मुद्रा निर्णायक महत्व का स्रोत थी। देखो मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, शासक की पहचान दी जाने लगी सिक्कों पर। इससे क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी जगह पे किसी भी क्षेत्र में अगर किसी शासक की बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में सिक्के प्राप्त होते हैं, उससे ये पता चलता है कि उस शासक का राज्य क्षेत्र यहाँ तक था। दूसरा क्या हुआ कि उस मौर्योत्तर काल में सिक्कों पर देवताओं की आकृति अंकित होने लगी। उससे भी ये हुआ कि उसकी जिस शासक के सिक्के हैं उससे उसकी धार्मिक स्थिति का पता चलने लगा। तीसरा क्या होता है कि जैसे सोने या उसमें खोट की मात्रा मिलाने से उस शासक की आर्थिक स्थिति का पता चलने लगा। मौर्योत्तर काल की ये प्रमुख बातें हैं जिस वजह से मौर्योत्तर काल को मौद्रिक क्रांति का काल भी कहा जाता है। अब जैसे मौर्योत्तर काल में एक शासक था मीनांद्र। मीनांद्र ने भारत में संभवतः क्या है, संभवतः पहली बार स्वर्ण सिक्का चलाया। भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्का किसने चलाया? संभवतः मीनांद्र ने। मीनांद्र के बाद में कुषाण शासक आता है विमकदफिस। विमकदफिस का स्वर्ण सिक्का पहली बार असंदिग्ध स्थिति में मिला। कुषाण शासक था विमकदफिस। विमकदफिस का स्वर्ण सिक्का पहली बार असंदिग्ध स्थिति में मिला, जिसपे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। उसके बाद कुषाण शासक ही था कनिष्क। कनिष्क ने भारत में सबसे पहले बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के चलाए। बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के चलाए। कनिष्क। दूसरा कनिष्क ने ही प्राचीन काल में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के चलाए। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्राचीन काल में भारत में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किसने चलाए? उसका उत्तर आएगा कनिष्क। कई बार कनिष्क ने दे के आता है किस वंश ने भारत में प्राचीन काल में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के चलाए, तो उसका आंसर होगा कुषाण वंश। कनिष्क के बाद में
सातवाहन शासकों ने पहली बार सिस्सा व पोटीन के सिक्के चलाए। सातवाहन शासकों ने पहली बार सिस्सा व पोटीन के सिक्के चलाए। ये सिस्सा कहां से मंगवाते थे? सिस्सा सातवाहन शासक कहां से मंगवाते थे? रोम से। इन शासकों का सातवाहन शासकों का सिक्कों का भंडार जोगलथम्बी से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? जोगलथम्बी से। जिस हिसाब से प्राचीन काल में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के कनिष्क ने चलाए थे, कुषाण शासकों ने चलाए थे, उसी प्रकार सबसे ज्यादा सिक्के के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए। सबसे ज्यादा सिक्के के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए। मौर्योत्तर काल के बाद में आता है गुप्त काल। गुप्त काल के बारे में भी हम देखते हैं। जैसे गुप्त काल सबसे ज्यादा व सबसे ज्यादा व कई प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए। गुप्त शासक है। गुप्त शासकों ने भारत में सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के जिन्होंने चलाए? गुप्त शासकों ने चलाए। और जो गुप्त शासकों ने जो सिक्के चलाए वो प्राचीन काल में कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट थे। कलात्मक दृष्टि से क्या थे? उत्कृष्ट। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्का चलाया जिस पर क्या था? लिच्छवे का अंकन था। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर किसका अंकन था? लिच्छवे का अंकन। उसके बाद जैसे आता है समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए, जिनमें प्रमुख था अश्वमेध पराक्रम, वीणा वादन प्रकार का सिक्का, ऐसे जैसे धनुर्धारी सिक्का, गरुड़ प्रकार का सिक्का। जैसे अश्वमेध पराक्रम से उसके अश्वमेध तराने का पता चलता है। वीणा वादन से जैसे उसका संगीत के प्रति प्रेम का पता चलता है। और वो जैसे धनुर्धारी प्रकार था
गरुड़ प्रकार था, उनसे समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के बाद में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने 5 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें धनुर्धारी था, सिंहनिहंता था, इस प्रकार के सिक्के चलाए थे। लेकिन एक चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का प्रमुख है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का प्रमुख है। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में शकों को पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में शकों को पराजित किया और शकों के जो चांदी के सिक्के थे उनको अपने नाम से डलवा दिया। शकों के जो चांदी के सिक्के थे उनको अपने नाम से डलवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के किसने चलाए? कुमारगुप्त ने। सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त ने। दूसरा, सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के भी किसने चलाए? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के एक तो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा प्रकार के सिक्के भी कुमारगुप्त ने चलाए, उसके बाद सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के भी कुमारगुप्त ने चलाए। कुमारगुप्त के बाद में आगे देखते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो सिक्का है, स्वर्ण सिक्का, वो सबसे बड़ा सिक्का था। स्कंदगुप्त का जो स्वर्ण सिक्का है वो सबसे बड़ा सिक्का था, लेकिन ये शुद्धता में कमजोर था। साइज बड़ी थी, लेकिन सोने की शुद्धता में ये क्या था? कमजोर। नोट, प्राचीन काल में कुषाण शासकों के सिक्के स्वर्ण सिक्के शुद्धता में उत्कृष्ट थे। वजन 123 124 ग्राम था। शुद्धता 92% शुद्धता थी। सोने के सिक्कों की शुद्धता थी 92%, जो आज का 22 कैरेट सोने के बराबर। तो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा शुद्धता कुषाण शासकों की थी, और सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? गुप्त शासकों ने चलाए। स्कंदगुप्त के बाद अब जैसे गुप्त काल में जो सस्ती धातु के जो सिक्के थे वो बिल्कुल कम मात्रा में मिले। सामान्य धातु के सिक्के कम ही मिले हैं। जैसे रामगुप्त का
रामगुप्त का एक तांबे का सिक्का मिला है। इसी प्रकार बुधगुप्त का एक शिष्य का सिक्का मिला है। गुप्त काल में सामान्य धातु के जो सिक्के हैं जैसे तांबा, सीसा, पोटिन, इनके सिक्के बहुत ही कम मिले हैं। जैसे रामगुप्त का एक तांबे का सिक्का मिला है और बुधगुप्त का एक शिष्य का सिक्का मिला है। उसके बाद जैसे ये स्वर्ण सिक्कों का उपयोग किस में करते थे? गुप्त शासक स्वर्ण सिक्कों का उपयोग जैसे पहला है भूमि की खरीद बिक्री हेतु, भूमि की खरीद बिक्री में। दूसरा है अधिकारियों को वेतन देने में। वेतन देने में। तीसरा है बड़े पैमाने पर व्यापार में काम में लेते थे। स्वर्ण सिक्कों का उपयोग किस में करते थे? भूमि की खरीद बिक्री में, अधिकारियों को वेतन देने में और बड़े पैमाने पर व्यापार में। गुप्त काल के बाद में जैसे आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। एक स्वर्ण सिक्का मिला है जिस पर उमा महेश्वर का अंकन है। उमा महेश्वर का अंकन है। जैसे हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसका एक सिक्का मिला जिस पर उमा महेश्वर का अंकन है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हर्ष बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले वो शैव धर्म को मानता होगा। उसके बाद हर्षवर्धन के बाद आता है कलचुरी। कलचुरी वंश का शासक था गांगेय। कलचुरी शासक गांगेय ने दोबारा बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के चलाए। इसके दो प्रकार के सिक्के थे, जिनके एक सिक्के पे तो लक्ष्मी का अंकन था गांगेय के सिक्कों पर, दूसरे पे वृषभ व अश्वारोही का अंकन था। इनके सिक्कों को दिल्ली वाल सिक्के भी कहा जाता है। वाल सिक्के जो इल्तुतमिश के टाइम तक चल रहे थे। इसके बाद में आता है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन था।
लक्ष्मी का अंकन था, जिस पर उसका नाम मोहम्मद बिन सांप्रदाय खुदा